नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम जो बात कर रहे हैं, वो भारतवर्ष में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है 28 अक्टूबर के बाद। वो विषय है हमारे वेतन में अचानक वृद्धि या तीव्रता के साथ वृद्धि देखने को मिलेगी। जितने भी राज्य सरकार के या केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके वेतन में। उसके पीछे का कारण है कि अभी वेतन आयोग आया है और वेतन आयोग कौन से क्रम का आया है? 8वें क्रम का वेतन आयोग केंद्र सरकार ने वेतन आयोग के लिए मंजूरी दे दी है। तो उस वेतन आयोग के बाद में हमारी सैलरी में क्या इंक्रीमेंट होगा? या हमारे एचआरए या डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी? या एचआरए, डीए वो मर्ज करके या किसी सैलरी में कोई इस प्रकार का फिटमेंट लगेगा, कितनी सैलरी बढ़ जाएगी और ये कब से लागू हो जाएगा? इन सारे के सारे मुद्दों पर आज अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, आप जी जान लगा दीजिएगा। कारण ये है, अब आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण है सेंटर सरकार ने अब आपकी सैलरी को बढ़ा दिया है और बढ़ाने का काम के लिए वेतन आयोग को बिठा दिया। सबसे पहले इन पूरे मुद्दे को अपन समझने के लिए चार मैंने बड़े क्वेश्चन लिए। कितने बड़े क्वेश्चन लिए? चार। इन चार क्वेश्चनों से हम इस पूरे के पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा क्या है और आखिर अभी चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले जितने भी साथी जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेटर ढंग से काम करने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेतन आयोग क्या है तथा क्यों? सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है आपसे कि वेतन आयोग आखिर होता क्या है और ये क्यों आता है? पर इसके लिए मैंने कुछ बिंदु लिखे, अपन इसी पे बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले महंगाई की। देखिए, समय के साथ क्या बढ़ती है? महंगाई भी बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि आज से जो साल पहले जो लोहे की कीमत थी, सोने की कीमत थी, चांदी की कीमत थी, या जो एक गाड़ी की कीमत थी, एक टूथपेस्ट की जो कीमत थी, उनकी कीमत जो 10 साल पहले थी, वो आज कीमत नहीं है। हमने उसके अंदर बहुत सारा क्या देखा है? परिवर्तन देखा है। उसके बाद में चिकित्सा सेवाएं, यानी सरकार जब आप एक कर्मचारी बनते हैं, तो सरकार आपको क्या क्या देती है? महंगाई के साथ आपको बढ़ोतरी देती है, आपके साथ आपको इंक्रीमेंट देती है, जिसे आप डीए के रूप में जानते हैं। इसके बाद में आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए, आपके चिकित्सा लाभ के लिए, आपकी कुशल क्षेम के लिए सरकार आपको चिकित्सा भत्ता भी देती है। इसके साथ आपके आवास के लिए भी आपको क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है। तो ये सारी क्रियाएं जब सरकार सारी जोड़ लेती है, तो इस सारी चीजों को मिलाकर आपको वेतन दिया जाता है। तो समय के साथ समय की मांग होती है कि सब चीज परिवर्तन होने वाली है। इन परिवर्तनों को देखते हुए सरकार बार बार इस प्रकार से जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के एक आयोग को बिठाती है, कुछ लोगों के समूह को बिठाती है। वो ये डिसाइड करते हैं, पूरे देश के बड़े वाइड एरिया में इस सारी चीज को देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर है कि अब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, अब हमें इतना फैक्टर लगाना चाहिए ताकि इस फैक्टर के साथ जो कर्मचारी है उनका वेतन इतना हो जाएगा। तो महंगाई को देखते हुए, चिकित्सा सेवाओं को देखते हुए और हमारे आवास को निर्माण में या आवासीय जो किराया है वो कितना बढ़ोतरी हो रहा है समय के साथ, इन सारी चीजों को देखकर समय की परिवर्तन के अनुसार हमारी सैलरी को बढ़ाने के लिए लोगों का एक समूह सरकार द्वारा बिठाया जाता है। वो लोग जो इस मुद्दे पर अपनी समझ बेहतर रखते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे लिए एक बेहतरीन ऐसी चीज लेके आते हैं ताकि कर्मचारियों को क्या मिले? एक नवीन तोहफा मिले। किस रूप में? बढ़ी हुई सैलरी के रूप में। यही होता है वेतन आयोग। ये क्या होता है? वेतन आयोग होता है। और मैंने बता भी दिया क्यों आता है, क्योंकि समय के साथ सारी चीजें, महंगाई बढ़ती है और इस महंगाई के साथ कर्मचारी है वो समाज के अंदर या परिवार के अंदर स्टेबल हो पाता है या नहीं हो पाता, या जो अधिकांश अधिक रुपए कमाने वाले लोग हैं और जो कम रुपए कमाने वाले लोग हैं, इनके बीच में संतुलन भी बनाने के लिए सरकार क्या करती है? समय समय पर वेतन आयोग लेकर आती है। इसके साथ आपको बता दूं कि वर्ष में 2 बार डीए भी लगाया जाता है। एक तो जनवरी में और जून जुलाई के अंदर लगाया जाता है। सरकारें क्या करती है? साल में 2 बार डीए भी लगाती है, यानी डियरनेस अलाउंस, जिसे अपन बोलते हैं महंगाई भत्ता। एक बार तो जनवरी में लगाती है और एक बार कब लगाती है? जुलाई में लगाती है। साल में 2 बार आपको महंगाई भत्ता भी बढ़ाकर दिया जाता है, लेकिन ये साल के अंदर छोटा छोटा इंक्रीमेंट होता है, एक प्रकार का छोटा बोनस होता है, जो आपकी सैलरी के ऊपर 2%, 3% इस प्रकार से बढ़ता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, वेतन आयोग जब आता है, ये आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर एक बड़ा इंक्रीमेंट देता है। तो सरकारी कर्मचारियों की ये बड़ी उम्मीद रहती है सरकार के साथ हमारे सामने एक ऐसा हमारे सामने बूस्ट आएगा। किसका? हमारी सैलरी का 10 साल के बाद में, जिससे हमारी जो सैलरी है वो ऊपर बढ़ जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि सार्वजनिक सेक्टर का मतलब होता है सरकारी उपक्रम। इसमें जाने की संभावनाएं अब ज्यादा बढ़ेगी, लोग इस तरफ और अट्रैक्टिव होंगे।
क्योंकि ये जितनी आपको सेफ्टी देता है, जितनी आपकी सुरक्षा का मानकों का स्तर तय करता है, उतना प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। कारण ये है कि यहाँ सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद में वेतन आयोग लगाया जाता है। उसके बाद में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में वेतन आयोग आता है। अचानक आपके जो वेतन है उसकी बढ़ोतरी करने के लिए कितने सालों के बाद में वेतन आयोग आता है। तो भारत में अब तक बहुत बार वेतन आयोग आए हैं, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी जो वेतन आयोग है वो कौन सा आया है? 8वां वेतन आयोग है। कौन सा वेतन आयोग है? 8वां वेतन आयोग है। इससे पहले भारत में 7 बार वेतन आयोग आ चुके हैं। अपन अगर उनकी चर्चा करें, अभी जनवरी 2025 में वेतन आयोग पर चर्चा स्टार्ट हो गई थी। कारण ये होता है कि 2 दिसंबर 2025 में वेतन आयोग जो 7वां था उसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण होने जा रही है। और उसके बाद में 1 जनवरी और 2026 से 8वां वेतन आयोग क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। लेकिन ये शुरू होने से पहले ही आपको आयोग बिठाना पड़ेगा, सदस्य बिठाने पड़ेंगे, ताकि वो क्या कर सकें, इस पे पूरा कंक्लूजन लगा सकें कि हम कितना जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी करके जो हमारे कर्मचारी हैं उनको लाभ देंगे। इसके लिए आपको लोगों को कम से कम साल या 1.5 साल या 2 साल पहले आपको कम से कम 18 से 24 महीने पहले बिठाना पड़ता है लोगों को, उस आयोग को बिठाना पड़ेगा, ताकि वो 2 सालों के अंदर आपको ये बता सके, अध्ययन प्रणाली के तहत बता सके कि जो उनकी सिफारिशें हैं वो लागू की जा सके। लेकिन सरकार की अटकलें थी कि ये जनवरी में लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी आप जुलाई 2024 में लागू हो सकता था, इस वेतन आयोग को बिठाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने लेट किया। जाके 2000 जनवरी में 2025 में इसकी थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ हुई थी। यानी वेतन आयोग जो 8वां था, इसका चर्चा कब आई? जनवरी 2025 में। अभी 28 अक्टूबर के बाद में ये चर्चा जो मुद्दे में बदल गई। कारण ये था कि अब इस चर्चा ने एक आयोग को रूप दे दिया। सरकार ने हमारे सामने एक स्टेटमेंट दिया कि हम जिस वेतन आयोग को लेकर बात कर रहे थे, अब हम उस वेतन आयोग को क्या देते हैं? मंजूरी देते हैं। यानी इन्होंने उन 3 लोगों को बिठा दिया जो वेतन आयोग के लिए काम करेंगे। इसमें एक सदस्य, एक अध्यक्ष है, और इसके बाद 2 सदस्यों को क्या कर दिया है? बिठा दिया है। अब ये लगभग 18 महीने के अंदर क्या देंगे? अपनी सिफारिशें देंगे, और उसके बाद में 18 महीने के बाद में ये वेतन आयोग लागू होगा। यानी इन्होंने अक्टूबर में बिठाया, और ये लगभग जो वेतन आयोग है या जो सदस्य है, ये महीने 2 महीने रुक के भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जनवरी 2026 से काम करना प्रारंभ कर देंगे। उससे आप गिन लीजिएगा कि 18 माह आपके काम बैठे, तब तक तो ये अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बेस में बाद में वेतन कितना बढ़ाएगा, ये बाद की प्रक्रिया है। और अप्रैल जून तक, अप्रैल अगर आज से ही काम स्टार्ट करते हैं, अप्रैल 2027 तक ये अपनी क्या देंगे? सिफारिशें देंगे सरकार को। अगर अपन 2 महीने लेट भी करते हैं तो ये जून 2027 तक क्या देंगे? अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। इसके बाद में हो सकता है कि सरकार भी वक्त ले, कितना वक्त लेती है वो कर अपन लास्ट पर्सन में बात करेंगे। फिर बात आती है कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा। वेतन आयोग मूलतः केंद्र सरकार बिठाती है, राज्य सरकार नहीं बिठाती। राज्य सरकार जैसी जैसी इसके अंदर बातें कही जाती है, जैसी जैसी सिफारिशें होती है, उनमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे क्या कर देती है? लागू कर देती है। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि वेतन आयोग है वो सीधा डायरेक्ट ये बोल देता है क्या कि सीधा जो कर्मचारी की आय है, जो वेतन है, उसमें 5 गुना वृद्धि कर दो? नहीं, इसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ध्यान क्या रखनी पड़ती है? एक तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस देश के पास कितना सरप्लस है, कितना अमाउंट सरप्लस पड़ा है, या कितनी ऐसी इनकम है, इनकम के स्रोत कौन से हैं, हमारे पास देश के पास संसाधन कितने हैं, हमारे पास सोना कितना पड़ा है। ये सारी की सारी चीजें हमारी इकोनॉमी को बड़ी अच्छे ढंग से पढ़ के ये फैसले लिए जाते हैं, ताकि सरकार के पास रुपए भी होने चाहिए जो वो कर्मचारियों को दे सके। तो इस वजह से इसका जो लाभ है वो लगभग 50 लाख सेंटर यानी केंद्रीय कर्मचारी है उनको मिलने वाला है। लेकिन हमारे कर्मचारियों से भी ज्यादा हमारे पेंशनर है, लगभग 65 लाख प्लस। 69 लाख का आंकड़ा आया था, मैं 65 लाख प्लस मान रहा हूँ कि ये लगभग इन पेंशनरों को भी क्या मिलने वाला है? इसका फायदा मिलने वाला है। तो अपन ने बात की वेतन आयोग क्या है तथा क्यों है। हर 10 साल के बाद में वेतन आयोग आता है, जो कर्मचारियों में क्या करता है? उनकी सैलरी को एकदम बढ़ा देता है, 2 गुना या उसके आसपास। उसके बाद में 8वां वेतन आयोग कब आया? जनवरी 2025 में इसकी चर्चा प्रारंभ हुई। अभी 28 अक्टूबर 2025 को इन्होंने क्या कर दिया? वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। यानी हमारे सामने 8वां वेतन आयोग आ चुका है। इसके बाद में बात करें अब तक कितने वेतन आयोग आ चुके हैं? अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। पहला वेतन आयोग 1946-47 में आया था। उसके बाद में 60 के दशक में और 70 के दशक में थोड़ी अंतराल के साथ 10 साल के साथ नहीं आया, लेकिन 1986, फिर 96, फिर 2006, फिर 2016, और ये क्रम से रहे हैं। और अभी 2026 के लिए वेतन आयोग
आ चुका है। अब अपन बात करें फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। इस आयोग का सबसे बड़ा जो चरमोत्कर्ष पॉइंट है वो क्या है, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर होता है वह संख्या जो मूल वेतन का क्या हो, गुणज, मूल वेतन का क्या हो, गुणज हो। जैसे मैं कह दूं कि अब की बार फिटमेंट फैक्टर है वो 2 लगेगा। 2 का मतलब है कि आपका मूल वेतन अगर 300 रुपए है, कितने रुपए, 300 रुपए है, तो अब वो आपका वेतन कितना हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा आपका वेतन 3000 रुपए, उसका फैक्टर 3 लगेगा, अब कितना हो गया, हो जाएगा 9000 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा आपकी सैलरी है, जैसे L1 में ये मैं यहां बात करूंगा, जैसे मैंने कहा कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर लगेगा 5 गुना, यानी अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 50,000। ये सारी मेरी कल्पना है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा फिटमेंट फैक्टर लगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। कोई एक संख्या होती है जो आपके मूल वेतन का गुणज होती है, मूल वेतन को उसके साथ गुणा करने के लिए कोई एक ऐसी संख्या चुनी जाती है कि हम कितनी गुना आपकी सैलरी बढ़ाएं, वही संख्या क्या होती है, फिटमेंट फैक्टर होती है। जैसे मैंने कह दिया 3 गुना, या मैंने कह दिया 2 गुना, या मैंने कह दिया 5 गुना, या मैंने कह दिया 2.5 गुना। ये मान लीजिए कोई संख्या मैं बोलता हूं, तो यही क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर होता है। क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर होता है। देखिए अब आपको मैं बता देता हूं कि 7वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर लिया गया था। तो 7वें वेतन आयोग में मांग या डिमांड कितने फिटमेंट फैक्टर की गई थी आयोग द्वारा, 3.68, कि लगभग जो वेतन आयोग है 7वां, उसने कहा था कि कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की जाए, 3.68 की गुना की सैलरी बढ़ाई जाए। यदि आपका 100 रुपए है, वो 368 रुपए हो जाने चाहिए। कितने हो जाने चाहिए, 368 रुपए हो जाने चाहिए। और लागू कितने की गई, यानी सरकार से मांगा ये गया, लेकिन सरकार ने दिया कितना, मात्र 2.57। ये भी एक अच्छा इंक्रीमेंट था। 7वें वेतन आयोग के बाद में कर्मचारियों की बहुत अच्छी खासी सैलरी बढ़ चुकी थी, लोगों के बीच में काफी उत्साह था इस वेतन आयोग को देखने के बाद में। लेकिन जब से वेतन आयोग 8वीं की चर्चा हुई है, कर्मचारियों के बीच में भी क्या एक खुशी की लहर है। देखते हैं ये किस प्रकार से आएगा, इसकी संभावना कितने फैक्टर की है, ये भी अपन बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करें 8वें वेतन आयोग है जो, इसकी अंदर कितने संभावनाएं आपको जो फिटमेंट फैक्टर है उसके लगने की, तो संभावना लगभग जताई जा रही है 2.5 की संभावना है, ये 2.5 की। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत फुल हो जाएगा अगर 2.5 भी लगता है, इससे कम ही रहने की संभावना है। मैं ये मानता हूं कि इससे कम ही रहेगा, 2.4 से भी कम ही रहेगा। वैसे एग्जिट मानो तो ये 2.46 अभी माना जा रहा है, 46, 2.46 ये माना जा रहा है कि संभावना 2.46 की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना भी सरकार देगी क्या, इससे भी कम रहने की संभावना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि 7वें वेतन आयोग में इतने की मांग की गई, लेकिन लागू कितना किया गया, 2.57। लेकिन 2.57 आने के बाद में भी बेसिक जो L1 की सैलरी थी उसमें 18,000 रुपए हो गए थे। कितने रुपए हो गए थे, 18,000। अब मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी है वो 21,000 रुपए, कितनी है, 21,000 रुपए। 21,000 को जैसे मेरे जो आपकी वेतन आयोग 6 था, जो वेतन आयोग 7वां था, एक तो छठा था, उसमें मान लीजिए आपकी सैलरी थी 5,000 रुपए। अगर मैं 5,000 को 5 गुना कर दूं तो ये कितनी होगी, 25,000 ही होगी। इसमें इतना बड़ा फैक्टर देने के बावजूद भी इतना अंतर नहीं आया है। अगर मैं इसे 21,000 को 5 गुना कर दूं आज के महीने में, तो 21 पंजे 105, यानी लगभग ये कितनी हो जाएगी, 1,05,000 रुपए हो जाएगी। इसलिए अब फैक्टर है वो इतना बड़ा डिजिट नहीं रहेगा। कारण ये है कि अब आपकी बेसिक थोड़ी सी ज्यादा है, इतनी कम नहीं है कि उसके अंदर बड़ा फैक्टर दिया जाए। अब आपकी बेसिक क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसे अपने उदाहरण से समझते हैं। जैसे L1 की 7वें वेतन आयोग में जो सैलरी थी वो लगभग कितनी थी, L1 की जो वेतन, जो जैसे जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, आप ध्यान दीजिएगा, आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी जो सैलरी थी वो 7वें वेतन आयोग में बेसिक कितनी थी, लगभग 18,000 रुपए थी। अब अगर 18,000 को मैं ये अगर ये मानूं कि 2.5 फैक्टर सरकार देगी, तो 2.5 फैक्टर के साथ आपके पास लगभग 45,000 रुपए आ रहे हैं। बेसिक हो जाएगा ये 45,000 रुपए। अब इसके ऊपर आपका HRA भी मिलेगा, आपको DA भी 6 महीने के बाद में DA भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो HRA आपको कितना दिया जाएगा। अब HRA जैसे XYZ, राज्य सरकार में ये रहता है XYZ, और सेंट्रल सरकार में भी ये रहता है XYZ। जो बड़ी सिटी है, जो मेट्रो सिटी है, वो X प्रकार की होती है। वाई उससे थोड़ी जो नगर है अपने बड़े, उनके अंदर रहती है। और बाकी जितनी भी जो श्रेणी के नगर है उनके अंदर लगभग ग्रामीण और बाकी जितने भी जो कस्बे बसते हैं उनके लिए क्या आती है, जेड श्रेणी के शहर आते हैं। ये 3 प्रकार के शहर आते हैं, उनके अनुसार आपको मकान का किराया दिया जाता है। तो यहां भी ये डिसाइड करने योग्य रहेगा
कि यहाँ आपको कितनी संख्या दी जाती है, 5% दिया जाता है, 10% दिया जाता है या 15% दिया जाता है, क्योंकि यहाँ अब 20 या 25% या 27% या 30% अगर दिया जाता है तो आपका बेसिक कितना है, 45,000 रुपये। इसका भी 30% बहुत भारी रुपए बन सकते हैं, लेकिन यहाँ भी उतनी संख्या मुझे नहीं लगता कि 15% या 20% रहने के रहेगा। अगर यहाँ अपन केवल कितना मान लें, 10% भी मान लें कि एचआरए आपको मूल में कितना दिया जाएगा, 10% दिया जाएगा, अगर उसकी भी गणना कर ली जाए तो यहाँ लगभग आपको 4500 रुपये एचआरए के रूप में दिए जाएंगे। तो 45,000 ये हो गए और 4500 वो हो गए, तो 45,000 के साथ आप 5,000 और जोड़ दीजिएगा, तो लगभग कितने हो जाएंगे आपके, 50,000। अब ये आपकी जो L1 की वैकेंसी थी उसका पूरा पेमेंट कितना हो जाएगा, 50,000 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000 के आसपास हो जाएगा। ये उसका है जो प्रोबेशन पूर्ण कर चुके हैं, यानी राज्य सरकारों में जो प्रोबेशन पूर्ण कर चुके हैं, जहाँ प्रोबेशन लागू होता है, प्रोबेशन पीरियड में आपको फिक्स अमाउंट दिया जाता है, वहाँ आपको डीए टीए वगैरह ये कुछ नहीं दिया जाता, मूल वेतन भी नहीं दिया जाता, उसमें भी कटौती की जाती है। ये उसके लिए नहीं है, ये केवल वो है जो प्रोबेशन पूरा कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये केवल उनके लिए जो प्रोबेशन पूरा कर चुके हैं, है ना। इसके बाद में मैं बात करूं L10 की, जैसे राज्य सरकार में हमारे अपने राजस्थान में लगभग L10 पर 33,800 रुपये है मूल बेसिक। कितना है, 33,800 रुपये मूल बेसिक। अब अगर इसका 2.5 फैक्टर के साथ बढ़ोतरी कर दी जाए मूल बेसिक पे, टीए डीए, एक ध्यान रखना कि जब भी वेतन आयोग नवीन आता है तो आपका जो डीए पहले, अभी जैसे डीए कितना बन रहा है, 58% बन रहा है, ध्यान रखिए ये डीए क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। आपका डीए नहीं जुड़ेगा, आपके मूल वेतन में ही क्या कर दिया जाएगा, उस यूनिट के साथ में बढ़ा दिया जाएगा। जैसे 18,000 रुपये थे, 33,800 रुपये किसके, L10 के, इसका 2.5 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 84,500 रुपये। ये इसका मूल वेतन बन जाएगा। L10 की वैकेंसी जो राजस्थान में 3rd ग्रेड जो टीचर लगता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो लगभग कितनी हो जाएगी, 84,500 रुपये क्या हो जाएगी, इसकी मूल बेसिक हो जाएगी। अब अगर अपने इस बेसिक का एचआर अगर 10% भी लेते हैं तो 10% 84,500 का लगभग 8450 रुपये लगे, लगभग 8500 रुपये हो रहा है। और 84,500 प्लस ये 8500 रुपये अगर जोड़ते हैं तो ये लगभग आपके 93,000 रुपये बैठते हैं। तो जो राजस्थान में L10 की वैकेंसी करता है, आप देख ही लीजिएगा स्केल के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर ये थोड़ा से अपने सामने संभावनाएं आएंगी। फिर आप L10 जो अपने वेतन आयोग 7 है उसकी जो मैट्रिक्स है उसमें देखिएगा कि आप किस लेवल पे स्कोर कर रहे हैं, आप किस लेवल पे जॉब कर रहे हैं, उस लेवल के अनुसार 2.5 का गुणा कर लीजिएगा और उसके साथ एचआरए का क्या कर लीजिएगा, योग कर लीजिएगा। आपको एचआर गिनना है मात्र 10% एक बार गिन लीजिएगा, फिर जो भी सामने आएगा अपने सामने फैक्टर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ अगर 20% करेंगे तो वो मूल का होता है, लेकिन मूल का अब इतना किराया तो नहीं बढ़ा कि उसका डबल हो जाएगा, ये लगभग यही रहता है ना। और आप अमूमन 10 से 15% मान सकते हैं। अगर मैं 10% कम से कम भी मानूं तो इसको जो मूल बेसिक है 84,500 का कितना हो जाएगा, 8450 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से L10 की जो विदाउट डीए नहीं जोड़ा है मैंने, 6 महीने के बाद में डीए भी स्टार्ट हो जाता है। डीए क्या होता है, सरकार ने जैसे जब नवीन वेतन आयोग लगता है तो बढ़ोतरी के साथ बताती है, 6, 12, 18 इस प्रकार से भी दे सकती है आपको डीए, 2, 4, 6, 8 ये भी दे सकती है आपको डीए, 3, 4, 6, 8 ये भी दे सकती है, हर 6 में 3% दे सकती है, फिर 6% हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से बढ़ता रहेगा ना, 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। 3 के साथ 4 भी दे सकती है, 4, 8, 12, 16, 6 भी दे सकती है, 6, 12, 18, 24, 8 भी दे सकती है, 8, 16 और 24 ये भी दे सकती है। ये सरकार की मंशा पर रहता है कि वो आपको कितना डीए देगी। लेकिन फैक्टर की बात करें तो वो लगभग 2.5 रहने वाला है, लगभग 2.5 मान रहा हूँ मैं, इसे कम ही मानने को भी लेके चल रहा हूँ कि ये संभावना कम है कि 2.5 सरकार देगी, सरकार इससे भी कम देगी, है ना। तो उसके बाद अगर L10 की बात करें तो लगभग 93,000 रुपये इसकी क्या बैठ रहे हैं, सैलरी बैठेगी। अब 6 महीने के बाद इसको डीए भी मिलेगा। अब आप डीए के साथ जोड़ लीजिए 4%, आप मूल बेसिक वेतन का और जोड़ते दीजिए, 4 के साथ जोड़ लीजिए, 5% जोड़ लीजिए, तो वो इसका लगभग जो 10% ये हो रहा था 4,000 रुपये और जोड़ लीजिएगा, तो जो इसका 93 हो रहा था वो 97 हो जाएगा 6 महीने के बाद में। तो क्योंकि साल में कितनी बार डीए लगता है, ये 2%, जो अभी डीए 58% है वो 0 हो जाएगा, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा 4 से 8, अगर 4% रहता है, फिर 12, फिर 16, फिर 20, ये जनवरी में, ये जुलाई में, ये वापस जनवरी में, ये जुलाई में, ये वापस जनवरी, इस तरह से क्या रहता है, बढ़ता रहता है। अब इस प्रकार से तो हमने समझा कि जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, और इस 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर है वो कितना लगने की संभावना है। इसके बाद में सबसे बाद में हमने क्या समझा था अभी, L1 और L10। L1 कौन, जो राजस्थान में अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती देके आई हैं, या जितने भी जो
4th ग्रेड एग्जाम देते हैं कहाँ पर, सेंट्रल सरकार में देते हैं, उनका भी लगभग यही रहता है। जो L1 पे रहते हैं 18,000 का बेसिक 2.5, ये लगभग 50,000 के आसपास मैंने बता दिया आपको, ये आपका पेमेंट बैठने वाला है। अब सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या जो वेतन आयोग 8वां है, हम ये चर्चा सुन रहे हैं बार बार कि ये 1/1/2026 से लागू हो जाएगा, क्या ये बात सही है या गलत है? आप इस बात को गौर करने के लिए पहले एक बार ये समझिएगा कि ये लगभग अपनी सिफारिशें आयोग कितने महीने बाद में देगा? 18 महीने के बाद में देगा। अगर अपन समझें कि ये जो वेतन आयोग है, ये अगर मैं थोड़ा यहाँ क्लीन कर लेता हूँ, अब इस बात को और बेहतर ढंग से समझ सके। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग है वो लगभग अपनी जो सिफारिशें हैं वो कितने महीने बाद देगा? 18 महीने बाद देगा। कितने महीने बाद देगा? 18 महीने बाद में क्या देगा? अपनी सिफारिशें देगा कि ये काम आप करें। आपसे सरकार से जो कर्मचारियों की ऐसी उम्मीद है, आप इतना फैक्टर दीजिए, इतना DAT आगे बढ़ाते जाइएगा। ये सारी बातें कब कहेगा? 18 महीने बाद। अगर ये जनवरी 2026 से भी वेतन आयोग बैठ जाता है काम करने के लिए, तो इससे आगे 2026 का साल पूरा खा जाएगा। उसके बाद आगामी 6 महीने का मतलब है जून 2027 तक ये काम करेगा। तो ये 18 महीने तक तो क्या देगा? रिपोर्ट देगा जून 2027 के अंदर। अब ये मान के चलिए 6 माह कौन ले लेगी? सरकार ले लेगी। क्या ले लेगी? सरकार ले लेगी। 6 माह सरकार लेगी तो कितना टाइम हो जाएगा? लगभग जनवरी 2028। जनवरी 2028। अब ये मान के चलिएगा कि जो ये अपने को लागू करवाने जा रहे हैं 1/1/2026 को, ये 1/1/2026 को लागू नहीं होगा। ये कब से लागू होगा? जनवरी 2028 में लागू होगा। अब सबसे बड़ी बात कि जो सैलरी फिटमेंट फैक्टर लगा के आज हम L10 की L1 की जो 50,000 कर रहे हैं, L10 की जो 1 लाख के आसपास पहुंचा रहे हैं, क्या हमें ये सैलरी 1/1/2026 से मिलना प्रारंभ हो जाएगी या नहीं? मिलना प्रारंभ हो जाएगी या नहीं? तो ये 1/1/2026 से मिलना प्रारंभ नहीं होगी। अगर ये कोई भी फिटमेंट फैक्टर लगा के जो हमारे सामने आएगी, वो लगभग मिलना कब से स्टार्ट होगी? 1 जनवरी 2028 में जाके ये मिलना प्रारंभ होगी। अब ये बात आती है कि सर जो 2026 से लेकर 2028 तक का ये जो 2 वर्ष की जो अवधि है, इसकी पेमेंट का क्या होगा? इसके पेमेंट का वैसे एरियर बनेगा, बकाया बनेगा, वो हो सकता है सरकार आपको दे भी दे और सरकार आपको नहीं भी दे। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार एरियर देती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सरकार एरियर नहीं देती है। जैसे पिछले वेतन आयोग 7वें में ये हुआ था कि एरियर आपको नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो 1 जनवरी 2026 का एक जो आपको मीठी बातें सुनाई जा रही है, वो लागू नहीं होने वाला। वो कब लागू होने वाला है? ये लगभग 2028 में लागू होने वाला है। और जो जितना भी एरियर बनेगा, सरकार आपको देगी या नहीं देगी, ये किस पे डिपेंड करता है? सरकार पे डिपेंड करता है और सेंट्रल सरकार पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें लागू होने के बाद में राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, आप जितने भी सुन रहे हो, ये लागू होने के बाद में जब सेंट्रल सरकार इसे लागू कर देगी, कम से कम इसके 6 माह बाद में आप मानिएगा कि जो राज्य सरकारें हैं वो इसे लागू कर सकती है। राज्य सरकारें लागू कर सकती है। 6 माह के भीतर भीतर राज्य सरकारें भी इसे क्या कर देगी? लागू कर सकती है। तो जितने भी साथी है जो मेरे राज्य सरकारों के जो राज्य सरकार के कर्मचारी है, वो मान के चलिएगा कि आप इस पेमेंट के लिए मार्च से लेकर जून 2028 तक वेट करें। मार्च से लेकर जून 2028 तक वेट करें। आपको ये पेमेंट कब मिलने वाला है? मार्च जून 2028 में। आज से 2 से 2.5 साल बाद में मिलने वाला है। तो जितने भी साथी हैं, आपने मुझे सुना है कि ये जो वेतन आयोग है वो किस प्रकार से काम करता है, ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसके बेसिस पे अपनी जो सैलरी बनती है वो किस प्रकार से बनेगी, और जो 8वां वेतन आयोग है उसकी सारी सिफारिशें वगैरह कब लागू हो जाएगी, और हमें जो ये वेतन आयोग बढ़ा हुआ है हमारी पॉकेट में, हमारे बैंक बैलेंस में कब आएगा, इन सारी की सारी बातों में आज अपने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी और सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो जितने भी साथी हैं जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप हमें लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आपकी जितनी भी इंक्वायरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगर हमें समय मिलता है तो हम उसका जवाब भी देंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।